ये सब।
हेलो बच्चों, कैसे हो? शुरू करें क्लास आज की। आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रम। छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इसको जल्दी से हम लोग कवर करेंगे आज। तो पिछली क्लास में हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा था। ये क्या होता है? प्रिज्म। ये चैप्टर इसी के अबाउट मूव करेगा, प्रिज्म के अबाउट ही मूव करेगा ये चैप्टर प्रिज्म के अबाउट ही मूव करेगा। मैंने बताया था कि एक रे इस तरीके से आ रही है, फिर ऐसे जाएगी और इधर की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये सीधी लाइन इस तरीके से होगी, और अगर इसको एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से तो ये जो है ये आपका एंगल ऑफ डिविएशन बनाती है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप लोग को स्क्रीन क्लियर दिख रही है? अगर आप में से कोई एक कमेंट कर दो कि स्क्रीन क्लियर दिख रही है कि नहीं दिख रही है आप लोगों को, मतलब ब्राइट तो नहीं हो जा रही है? यस सर, सही। ओके, ठीक है। तो ये प्रिज्म है। तो ये वाला डायग्राम है जो मैंने आपको एक बना के दिखाया है। तो क्या, तो डिविएशन क्या होता है? डिविएशन ऑफ रे इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द रे एज इट एंटर्स द प्रिज्म एंड एज इट लीव्स। स्टेटमेंट में क्या है? स्टेटमेंट में बहुत ही क्लियर है। आप देख सकते हो कि ये प्रिज्म में यहां पे लाइट एंटर हो रही है, फिर रिफ्रैक्ट होके बेटा 2 मिनट रुकिएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था। चलो अभी शुरू करते हैं इसको। व्हाट इज डिविएशन? डिविएशन ऑफ द रेज इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द रेज रे एज इट एंटर्स द प्रिज्म एंड लीव्स। ये डायग्राम है, इसको मैं बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको फिर से जल्दी से। ये प्रिज्म में लाइट एंटर हो रही है, यहाँ पे एंटर अंदर जा रही है और डिविएट होके इधर की तरफ आ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था, रेयर टू डेंसर मीडियम जब भी लाइट जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन था वो ये था, पर ये नॉर्मल की तरफ बेंड होके इस तरफ से सीधी हो गई। फिर ये डेंसर से, ये फिर क्या हुआ, डेंसर से उसमें जा रही है रेयरर में, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, तो इधर की तरफ बेंड हो गई। डिविएशन क्या हो रहा है कि जो रे की जो पाथ था, अगर ये इधर से है और इसको इस तरह से एक्सटेंड किया तो ये एंगल ऑफ डिविएशन है। ये एंगल ऑफ डिविएशन है। रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, फिर इस तरफ मुड़ गई और इस तरफ बाहर निकल आई, तो ये एंगल ऑफ डिविएशन हो गया। ये वाला पॉइंट क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं। डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। द एंगल ऑफ डिविएशन, डिविएशन का साइन ये होता है। यहाँ पे गलत, आपकी नोट्स में आपको गलत थोड़ा 8 बना होगा, उसको आप ये चेंज कर लेना। डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ
incidence at the second surface which depends on the angle of prism A and the refractive index of air with respect to glass. एंगल ऑफ डिविएशन मैंने आपको बताया था, ये था. एंगल ऑफ प्रिज्म ये होता है, जो ट्राइंगल है उसका जो टॉप जो एंगल बना रहा है, मतलब दो इंक्लाइंड सरफेसेस जो एंगल बना रहे हैं, एंगल ए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का एंगल. The angle of deviation depends on the angle of incidence at the second surface, which depends on the angle of prism and the refractive index of air with respect to the glass. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई बोलना तो नहीं चाह रहा? चलो. For the emergent rays, ray RS, emergent ray RS, ये बाहर जो निकल के रे आ रही है उसको RS बोल रहे हैं. इसको इमर्जेंट रे क्यों? क्योंकि ये अंदर रिफ्रैक्टिव मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद जो निकल के आती है उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं. ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ वो इमर्जेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाती है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बोलते हैं. For the emergent ray RS, the total deviation with respect to the incident ray PQ, the angle between the emergent ray RS and the direction of PL of the incident ray PQ is given as del is equal to del plus del 1 2. ये वाला, ये आपका del 1 हो जाएगा, ये आपका del 2 हो जाएगा. तो आप बस इसका थोड़ा सा बस ये ध्यान में रखिए. आपसे पूछ सकते हैं कि एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, तो मैंने आपको बता दिया. एक प्रिज्म है जो अलग अलग मतलब बन रहे हैं एंगल्स, वो मैंने आपको बता दिए. इस तरीके से यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन हो गया, ये डिविएशन 1 हो गया, डिविएशन 2 हो गया. इसको आप रीड करोगे, बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. डायग्राम को सामने रख के पढ़ना आप इस टॉपिक को. ये डिविएशन वाला, द टोटल एंगल डिविएशन क्या करता है, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फर्स्ट सरफेस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फर्स्ट सरफेस है, उस पर डिपेंड करता है. फिर है एंगल ऑफ द प्रिज्म ए, फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द लाइट यूज्ड, सो द एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स आल्सो ऑन द कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट. अब इसका मतलब क्या है? पहला वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बता ही दिया कि मतलब जहां लाइट आके टकरा रही है प्रिज्म पे. दूसरा हो गया एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये वाला. और तीसरा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था आपको, कई 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज बताए थे परसों वाली क्लास में. तो उससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का निकाल सकते हो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, जिसकी वजह से एंगल ऑफ डिविएशन भी डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे. एज वी नो, द लाइट ऑफ अ सिंगल कलर डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ डिविएशन. मतलब कि जो आपकी रेज है, मतलब किसी भी कलर की है, वो डिपेंड किस पे करती है? एंगल ऑफ डिविएशन पे. On the angle of incidence, the angle of prism A and the refractive index U of the material of the prism. Here we shall discuss in detail how the deviation, यहाँ पे del कर लो इसको, produced by a prism depends on the color or wavelength of the incident ray. यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है. तीसरा वाला क्या मैंने बताया आपको कि तीसरा वाला जो है उसी में आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको क्लियर है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो वेवलेंथ और जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो फिर उसकी वजह से वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है. तो कभी भी कोई जो लाइट आप यूज कर रहे हो वो डायरेक्टली मतलब वो डिपेंड हो जाए, मतलब वो लाइट कितना डिविएशन प्रोड्यूस करेगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लू लाइट भेज रहे हो, रेड लाइट भेज रहे हो, तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट निकल जाती है, उसका एंगल ऑफ डिविएशन कम होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है. अब आप लोग जितने भी अभी ऑनलाइन क्लास में हो, अब ये बताओ जितने मतलब डिविएशन, जो एंगल ऑफ डिविएशन मैंने बताया है और फैक्टर्स जो बताए, उसमें डाउट है, डायग्राम को लेकर डाउट है तो एक बार पूछ लो अभी, क्योंकि छोटा टॉपिक है तो मैं सोच रहा हूँ इसको जल्दी से खत्म किया जाए, आप लोग का भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो. नो सर, क्लियर है. ओके, ठीक है. डिपेंडेंस ऑफ डिविएशन ऑन द कलर और द वेवलेंथ ऑफ लाइट. पहला क्या है? डिपेंडेंस ऑफ डिविएशन ऑन द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट है.
एंगल ऑफ डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने बता ही दिया आपको। प्रांजल, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? प्रांजल, No, sir. युगल प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। अगर जो पूछ रहे सिर्फ वही माइक ऑन करो, बाकी अपना माइक ऑफ कर लो। या जो आप भी अपना माइक ऑफ कर लो। Angle of deviation is directly proportional to the refractive index of the material of the prism. It is for a given angle of incidence, the prism with a refractive index produces a greater deviation than the prism. For a given angle of incidence, the prism with a higher refractive index produces a, देखो, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल 1.333 ऐसे ले लिया, वैल्यूज आप इमेजिन कर लो, और इसका एक का 2 लिया है, तो जिसका 1.33 है उसने इतनी डेविएशन प्रोड्यूस करी है, और जिसका 2 होगा वो थोड़ा सा डिविएशन थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा। मतलब अगर कोई भी प्रिज्म हम यूज कर रहे हैं, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाइयर है जितना, उतना ही उसका डिविएशन ज्यादा होगा। इस पॉइंट में बस ये क्या है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डिविएशन उतना ही ज्यादा होगा। प्रिज्म, हाँ, विच हैज अ लोअर, सीधी बात है, मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका कम डिविएशन होगा, जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा डिविएशन प्रोड्यूस करेगा। Thus the angle of deviation increases with an increase in the refractive index of the medium. अगर हम धीरे धीरे करके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते जाते हैं तो उसकी डिविएशन भी ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ डिविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मतलब कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम लाइट की वेवलेंथ को बढ़ाते चले जाएंगे तो एंगल ऑफ डिविएशन कम होता जाएगा, और वहीं पे जितनी शॉर्टर वेवलेंथ यूज की लाइट यूज करेंगे तो एंगल ऑफ डिविएशन उतना ज्यादा होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट की वेवलेंथ शॉर्टर है, और वहीं पे रेड लाइट की वेवलेंथ जो है उससे ज्यादा है, तो ये डिविएशन कम प्रोड्यूस करेगा और ये डिविएशन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब वेवलेंथ के, तो जिसकी ज्यादा छोटी वेवलेंथ होगी उसका ज्यादा डिविएशन होगा, और जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसका कम डिविएशन होगा। The angle of deviation decreases with an increase in the wavelength of light, जो मैंने बता दिया, thus the prism deviates violet light the most and the red lights the least. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग, मतलब जैसे आपके 10 मार्कर में एक पार्ट आएगा कि जैसे कि जो प्रिज्म होता है वो रेड लाइट को मतलब वो क्यों कम करता है, मतलब उसका डिविएशन कम क्यों होता है, क्योंकि आप लिखोगे क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो विबग्योर में सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से उसका डिविएशन भी सबसे कम हो जाता है। क्योंकि, और ये पॉइंट लिखना मत भूलना कि एंगल ऑफ डिविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इस चैप्टर से मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे आपके इसी चीज पे आएंगे और एप्लीकेशन वाले पार्ट में आएंगे। The table below gives the range of wavelength and frequency for light different colors present in the white light. वो जो टेबल है बहुत ही फेमस टेबल है आपका, मतलब फिजिक्स इस पे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आपका मान के चलिए कि ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट डिपेंडेंट है। ये विबग्योर हो गया आपका। एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा जो लाइट जो डिविएट होके आती है 7 कलर्स में, वो नीचे से विबग्योर ऊपर की तरफ लिखा जाता है, हमेशा ऊपर से नीचे नहीं लिखा जाता कभी भी, क्योंकि रेड सबसे कम डिविएट हो रहा है और वायलेट सबसे ज्यादा डिविएट हो रहा है, तो नीचे से ऊपर बनता है। अगर एग्जाम में अगर डायग्राम बना रहे हो तो नीचे से ऊपर विबग्योर लिखना। ये करस्पॉन्डिंग वो है, ये वेवलेंथ हो गई और ये फ्रीक्वेंसीज हो गई। विबग्योर में जितने भी कलर्स की वेवलेंथ है, मतलब जैसे वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है और रेड रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ होती है फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला, ये सी अपॉन लैम्डा।
तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई इसके वेवलेंथ के, तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो ये टेबल आपको याद करना है, ठीक है। अब याद कैसे करना है, कि मतलब आप इसको रट्टा मत मारना, बस एक मतलब जो वैल्यूज हैं एक एस्टिमेट लगा लेना कि लगभग इतने से इतने होगी, तो कि आप ऑप्शन देके एलिमिनेट कर सको अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फिर है डिस्पर्जन। डिस्पर्शन करते द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। आपको सब पता है, सबको पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो पॉलीक्रोमैटिक होती है, मतलब प्रिज्म के थ्रू पास करने पे वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो उस फिनोमिना को क्या करते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। और जो ये डिफरेंट कलर्स में वो स्प्लिट होती है और जो फॉर्म करती है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। On passing white light through a prism, the band of colors seen on the screen is called the spectrum. यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is dispersion of light? When a white light is passed through a glass prism, it splits into spectrum of colors in order violet. ये विबग्योर आपको मैंने बताई दिया है। And this process of white light splitting into constituent colors is termed as dispersion. यही चीज फिर से रिपीट। अब यहाँ पे क्या है कि न्यूटन एक्सपेरिमेंट है, कि मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन अलाउड अ व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन टू एंटर अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल अपर्चर इन विंडो। ये स्मॉल अपर्चर था, ओ सॉरी, ये स्मॉल अपर्चर है, इससे लाइट एंटर हो रही है, प्रिज्म पे स्ट्राइक कर रही है और यहां से ये स्प्लिट हो जा रही है। ऐसे मैंने बताया था हमेशा नीचे से ऊपर लिखा जाता है विबग्योर। वायलेट में सबसे जो डिविएशन है सबसे मैक्सिमम है, ये डेल मैक्सिमम हो गया और ये डेल मिनिमम हो गया। मतलब रेड कलर का डिविएशन सबसे कम है और वायलेट कलर का डिविएशन सबसे ज्यादा है। विंडो के पे एक स्मॉल एपर्चर था, उससे लाइट एंटर हुई, प्लेस्ड अ ग्लास प्रिज्म इन द पाथ ऑफ द लाइट रे, द लाइट emerging out of the prism was received on a white screen. On the screen a colored patch like that of the rainbow as shown, जो मैंने फिगर अभी दिखाया था, was obtained which was termed as spectrum. इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं विबग्योर को। Starting from the side of the base of the prism, the order of colors in the spectrum on the screen is विबग्योर। मैंने बताया नीचे बॉटम से स्टार्ट किया है, ठीक है, विबग्योर तक जाएगा। This order of colors in the spectrum can easily be remembered by the words Vibgyor. Conclusion from the above experiment, Newton's concluded that white light consists of white 7 prominent colors, जो मैंने बताया था, जो कि लाइट को पॉलीक्रोमेटिक भी बोलते हैं। ये टर्म को याद कर लेना, पॉलीक्रोमेटिक। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो स्प्लिट होकर 7 कलर्स में दिखती है, तो इस वजह से व्हाइट लाइट का नेचर क्या है, पॉलीक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक है। तो अगर मोनोक्रोमेटिक लिखा है तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, पॉलीक्रोमेटिक लिखा है तो ट्रू हो गया। कॉजेज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। कॉजेज क्या है इसके? पहले, डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन द डिफ्रैक्टिव medium, so they bend through the different angles inside the prism, hence this is the cause of the dispersion. पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि 7 कलर हैं, ठीक है, सातों कलर की अलग अलग वेवलेंथ है, ठीक है, जिस उसके अलावा क्या है कि उनकी स्पीड भी डिफरेंट है। मतलब अगर किसी, मैंने आपको बताया था कि अगर एयर में अगर सबकी स्पीड सेम है, ठीक है, सबकी स्पीड क्या है, 3 इंटू नियर नियर अबाउट, इसके नियर टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के नियर अबाउट है। पर जब वो किसी मीडियम में एंटर होते हैं, चाहे वाटर हो गया या चाहे ग्लास हो गया, तो उनकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है। मतलब वायलेट लाइट की अलग स्पीड होगी, रेड लाइट की अलग स्पीड होगी। तो ये पहला पॉइंट है हमारा। हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर कोई डिफरेंट कलर्स को, वो मतलब डिफरेंट कलर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं व्हाइट लाइट को, तो so they bend through the different angles inside the prism, hence this is the cause of dispersion. मतलब कि वो उसके प्रिज्म के अंदर उनकी स्पीड डिफरेंट हो जा रही है, जिसकी वजह से वो जो बेंड हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हो जा रहे हैं। पहला पॉइंट ये। ऑन द सेकंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म ओनली द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस
from glass to air and different colors are deviated through different angles due to their different angles of incidence at the surface. सेकंड सरफेस क्या हो गया? पहला सरफेस तो ये हो गया, यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर बेंड हुई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर बेंड हुई। तो ये सेकंड पॉइंट है कि यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और हर लाइट का क्या है, हर लाइट का वो अलग है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे देखो, जहां एंटर हो रही है उस पॉइंट पे वो हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब यहां लाइट इंसिडेंट हो रही है, एंटर हो रही है। दूसरे पॉइंट पे दूसरा जो सरफेस है उस पे जाने से पहले जहां टकरा रही है वहां पे भी तो इंसिडेंस हो रही है, रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट ही तो हो रही है यहाँ पे दूसरे सरफेस पे। तो ये वाली पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है, क्योंकि उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट है तो उनका रिफ्रैक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। As a result, the colors get further separated in reflection at the second surface. The light emerging out of the prism thus has different colors that spread out to form the spectrum on the screen. मतलब बहुत ही सिंपल चीज है। पहला पॉइंट में क्या था कि स्पीड डिफरेंट है, दूसरे में क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो डिफरेंट है। इतना क्लियर है? सर आप ऐप पे रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं दिख रही है? एक मिनट रुकना यजश, मैं आपकी क्लियर करता हूँ डाउट। म्यूट करना एक मिनट आप। यजुष, आपको ये वीडियोस जल्दी मिल जाएंगी उस पे, ऐप पे। अब मेरी बात हो गई है अभी टीम से, तो वो मान के चलिए कि थोड़ा मतलब कल या परसों तक आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, आप में से किसी को डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन जितने भी हो, कौन कौन है? युगल, आरोही, सोहा, यजुष, किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो। मेरा तो वेबकैम काम नहीं कर रहा, वो आपको दिख रहा है, माइक ऑफ ही है। ओके ओके ठीक है यजुष, कोई बात नहीं। किसी को कोई डाउट नहीं है? मैं बढ़ा हूं आगे? ठीक है चलो। Yes. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? ये आपको पता होगा कि पता क्या मतलब, आप लोग ने बुक्स में पढ़ा होगा, गामा रे, एक्सरे, यूवी, विबग्योर मतलब विजिबल लाइट, इंफ्रा, माइक्रो एंड, और ये जो सब हैं ये कॉन्स्टिट्यूट क्या करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वो है, रेडिएशन है, फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन है, तो वो क्या करते हैं, उनको हम मतलब सेपरेट आउट करते हैं, मतलब कैटेगराइज करते हैं, या तो वेवलेंथ के हिसाब से, नहीं तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। यूजुअली क्या होता है कि जो वेवलेंथ है, मैंने बताई है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ के रिवर्स होती है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। is a full range of electromagnetic radiation organized by the frequency of wavelength. The spectrum is divided into separate bands with different names of the electromagnetic waves within each band. From low to high frequency, these are radio waves, बताया था, microwaves, infra, visible, UV, X-ray, and gamma. The speed, frequency, and wavelength of electromagnetic spectrum are related ऐसे। वही वाली चीज हो गई, सी इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी कर दो, या फिर फ्रीक्वेंसी को लिख दो सी अपॉन लेमडा। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऐसी, ठीक है। और सारी रेडिएशन की जो स्पीड होती है सेम होती है इन एयर एंड वैक्यूम। डिफर का कर जाती है जब एक किसी मीडियम से पास करती है, चाहे आप प्रिज्म ले लो, चाहे आप ले लो वाटर, मतलब जो हम लोग को आप लोग के सिलेबस में है, बाकी और चीजों से भी पास करा जाता है इन्हें। ये अलग अलग हो गए। पहला है गामा रेस, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इवन फॉर ऑब्जेक्टिव, इवन फॉर दी थ्योरी पार्ट। गामा रेस, इनकी वेवलेंथ क्या होती है? इन नैनोमीटर है। नैनोमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। इसको डिस्कवर किया था बेक्यूरेल एंड क्यूरी ने। सोर्स क्या है? कॉस्मिक रेस फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और मेथड ऑफ डिटेक्शन क्या है? बाय लार्ज पेनिट्रेटिंग, मतलब बाय द लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर। कैंसरस होती हैं ये। एक्सरेज,
सबने सुन रखा है, किसी की चोट लगती है, मतलब जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एक्सरेज का यूज करते हैं। एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है। जो मेडिकल पर्पस में यूज करी जाती है वो थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी की होती है, और जो उसमें यूज होती है बाकी जैसे आपका हो गया इंडस्ट्रियल यूज के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ है 0.01 टू 10 नैनोमीटर। रोइंगटन ने इसको डिस्कवर किया था। सोर्स क्या है? हैवी मेटल टारगेट्स ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर स्पॉटेड बाय स्टॉप्ड बाय इट। हैवी मेटल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, सीजियम वगैरह ले लो। एक इलेक्ट्रॉन फायर किया गया इसकी तरफ, जब इसको स्टॉप करेगा जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग, वो एक्सरे होती है। बाय द फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस्ड ऑन अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन द फोटोग्राफिक फिल्म गेट्स अफेक्टेड। ये मेथड ऑफ डिटेक्शन है। एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, उस पे जब हिट कर रहा है ये एनर्जेटिक, उस पे कोटिंग होती है इसकी, क्या कहते हैं, सीजियम वगैरह की, तो इस पे जैसे हिट करता है तो ये इमेज फॉर्म कर देती है उसके ऊपर। यूवी हो गया। ऐसे ही आप ये क्या करो, ये टेबल याद कर लो, क्योंकि इसमें मेरे बताने वाला कुछ है नहीं खास। इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी वेवलेंथ याद कर लेना और मेथड ऑफ डिटेक्शन पढ़ लेना। सोर्स जनरल है, इसलिए आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गामा, एक्सरे, इंफ्रा, माइक्रोवेव्स, इनको जरूर अच्छे से कर लेना। बाकी क्या क्या है, विजिबल लाइट भाई तुम्हें पता ही है सब, रेडियो वेव्स रेडियो सिग्नल में होती है, पर ये चार जो है इसको अच्छे से देख लेना। और यूवी का भी आपको जनरली आइडिया होता है, पर ये वाली चार देख लेना क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन होता है मेनली। अब इन तीन के बीच में डिस्टिंक्शन देखिए। ये बहुत ही नैरो बैंड की बात हो रही है। यूवी, विजिबल और इंफ्रा, ये तीनों की तीनों बिल्कुल बीच में पड़ते हैं स्पेक्ट्रम के। ऊपर की तरफ क्या है? गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, फिर उसके बाद क्या हो गया? माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। पहला डिफरेंस हो गया वेवलेंथ को लेके। भाई ये भी इनविजिबल है, ये विजिबल है, इनविजिबल। ये इसीलिए इसको विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ एक लौता यही है जिसको हम देख सकते हैं। सेकंड डिफरेंस ये हो गया। ये कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता है। ये स्लाइटली हीटिंग इफेक्ट होता है इसका, भाई धूप में बैठ जाते हो तो थोड़ी सी गर्मी तो लगती है। ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट है। इंफ्रारेड जो होती है रेडिएशन, वो हीटिंग के लिए भी यूज होती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है, मैंने बताया था। इसको डिटेक्ट ही ऐसे करते हैं। एक्सरे की जो कॉपी आती है आपकी, वो एक फोटोग्राफिक फिल्म ही तो है। दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, जो इमेजेस आप कैप्चर करते हो कैमरा से, एंड दे डू नॉट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। मतलब इंफ्रारेड को डिटेक्ट करने के लिए वो नहीं यूज होता है। इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? कहाँ गया? Heating effect is more the mercury rises rapidly when a thermometer with a blackened bulb is kept in these radiation। मैंने बताया ये हीटिंग इफेक्ट करती है, तो इसकी हीटिंग इफेक्ट की वजह से हम इसको डिटेक्ट करते हैं। किसको? इंफ्रारेड रेडिएशन को। causes fluorescence on zinc sulfide screen, do not cause fluorescence, do not cause fluorescence। इसका डिटेक्शन ही यही है फोटोग्राफिक प्लेट पे। फिर उसके बाद क्या है कि दे कॉज हेल्थ हैजर्ड्स लाइक स्किन कैंसर, मैंने बताया ही था, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी मतलब यानी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। ये जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रही होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि मतलब इनका टाइम पीरियड कम होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/, टाइम पीरियड। मतलब कम समय में जितना इसका मतलब टाइम पीरियड कम होगा, उतनी इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की ज्यादा होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि ये मतलब कैंसर कॉज कर देती हैं अगर प्रॉपर वे में नहीं यूज होती तो। दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड दे डू नॉट इफेक्ट द बॉडी, बट हाई डोज में कॉज स्किन बर्न्स। ये क्या कर रही है? कैंसर कर रही है एक्सरे। विजिबल लाइट क्या कर रही है? बस हल्की सी हीटिंग इफेक्ट हो रही है, जो कि विटामिन डी का सोर्स भी है हमारे, तो इसलिए वो पता चलता है। और इंफ्रारेड रेडिएशन वैसे तो कुछ नहीं करता, हल्का सा हीटिंग इफेक्ट होता है, पर इंटेंसिटी ज्यादा हो तो वो बर्न कर देगा, मतलब वो स्किन पे दिखेगा। उसमें क्या करेगा? ट्यूमरस सेल्स को डेवलप कर देता है वो एक्सरे, वो सॉरी यूवी। यहाँ यूवी की बात हो रही है, सॉरी सॉरी। जहां जहां मैंने एक्सरे का टर्म वर्ड यूज किया है वहां पे यूवी है। एक्सरे की बात नहीं हो रही, यूवी की बात हो रही है। यहाँ पे मैं मतलब थोड़ा ज्यादा है ना ये डिफरेंस वाला, ये मतलब थ्योरी वाला पार्ट है, तो बोलने में थोड़ा हो गया होगा। दे कैन पास थ्रू दी कॉर्ड्स बट दे डू नॉट पास थ्रू दी ग्लास, दे आर अब्सॉर्ब बाय द ग्लास। ये कॉर्ड्स के थ्रू पास कर सकता है, ग्लास में ये एब्सॉर्ब हो जाता है। दे कैन पास थ्रू ग्लास, दे आर नॉट अब्सॉर्ब बाय द ग्लास। भाई प्रिज्म एग्जांपल हो गया इसका।
They can pass through the rock salt, but they do not pass through the glass. They are absorbed by the glass. पहला वाला क्या था? पहला डिफरेंस यूवी क्या है कि कॉर्ड से पास कर लेता है पर ग्लास में अब्सॉर्ब हो जाता है. इंफ्रारेड भी ग्लास में अब्सॉर्ब हो जाता है पर रॉक सॉल्ट जो होता है उसके थ्रू पास कर जाता है, और विजिबल लाइट जो है वो भाई मूव कर जाती है. प्रिज्म उसका एग्जाम्पल है. यहां तक कोई डाउट डाउट है किसी को? कमेंट वाला. ठीक. हाँ, ये जो युगल आपको वीडियो भी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा आप लोग को, और इसका क्या कहते हैं नोट्स भी मिलेंगे. नोट्स आपके ऐप पे अपलोड हो चुके हैं. वीडियो मान के चलिए कल या परसों में आपको अवेलेबल हो जाएंगे सारे के सारे. मैं समझ रहा हूँ क्योंकि लेक्चर में हो सकता है कि आपसे कुछ चीजें छूट जा रही हो. मैं खुद समझ रहा हूँ ये चीज. आपको कल या परसों तक वीडियोस भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे. Scattering of light. Scattering is the process of absorption and then re-emission of the light energy by the dust particles and air molecules present in the atmosphere. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इसमें से जितने भी एप्लीकेशंस मैं करा रहा हूं, फॉर श्योर मान लीजिए एक या दो आने वाले हैं. ये या तो ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आएगा, फिनोमिना पूछ लिया जाएगा, या तो फिर एप्लीकेशन आपसे एक्सप्लेन करने को आएगा, 3 से 4 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना होगा. वो उतना मैं पार्ट आपको लिखवा दे रहा हूं. स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं, वो पहले क्या कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस एनर्जी को, और उसके बाद री एमिट करते हैं लाइट एनर्जी बाय द डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. इसको स्कैटरिंग बोलते हैं. डिस्पर्जन और स्कैटरिंग में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना. डिस्पर्जन क्या हो जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो जा रहे हैं. स्कैटरिंग क्या हो रहा है कि अब्जॉर्ब कर रहा है, फिर उसके बाद उसको स्कैटर आउट कर दे रहा है. पहला है ब्लू स्काई. हमें आसमान ब्लू क्यों दिखता है? The blue color is also due to the scattering of light. This happens when the sunlight enters the atmospheric layers. Sunlight atmosphere में enter कर रही है. It starts to get scattered. Blue light, सनलाइट एंटर हुई, स्काई ने ऑब्जॉर्ब किया, उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट किया, और मतलब स्कैटर होती है उसके बाद. रेड हैज द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, मैंने पहले ही बताया था आपको, एंड द कलर हैज द, यहाँ पे कलर की जगह यहाँ पे ब्लू लिख लेना, एंड ब्लू कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. ड्यू टू दिस द रेड कलर scattered the least while the violet color scattered the most. Since our eyes are more sensitive to the color blue, hence the sky, the image given below depicts the blue color. ठीक है. ये फिनोमेना जो अकर हो रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर ने अब्जॉर्ब किया, और ब्लू कलर हमें अब सुनो, ये देखो, रेड कलर सीधा चला गया, ऑरेंज चला गया, येलो सीधा चला गया, ब्लू ग्रीन सीधा चला गया, ब्लू स्कैटर हो गया. अब यहां पे क्या मैं बता रहा था आपको, अब ये चीज को ध्यान से सुनना. एटमॉस्फेयर है, सनलाइट पड़ रही है, स्कैटर कर रहा है, क्योंकि रेड लाइट की जो वेवलेंथ है सबसे लंबी है, तो वो सीधा पास कर जाएगी. वहीं पे जो मतलब विबग्योर में क्या होता है, जो वायलेट इंडिगो ब्लू है, वायलेट इंडिगो ब्लू है, ये स्कैटर ज्यादा हो जा रहे हैं कंपेयर टू ऑरेंज ग्रीन रेड येलो वगैरह, वो सीधे पास ऑन कर जा रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है वो सीधा पास कर जा रहा है, और ब्लू की वेवलेंथ शॉर्ट है तो वो स्कैटर हो जा रहा है. उसकी वजह, और हमारी आई क्या होती है कि वो वायलेट इंडिगो ब्लू में सबसे ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू कलर को, तो इस वजह से हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है, ना कि वायलेट इंडिगो. मोस्टली क्या होता है, वो ब्लू ही दिखता है क्योंकि हमारी आई सेंसिटिव है ब्लू कलर को लेके. ये पहला वाला एग्जाम्पल हो गया. अब रेड कलर क्यों दिखता है? द रेड कलर स्काई मेनली अकर्स एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज. ये अर्थ है, आप यहां पे खड़े हुए हो, सन यहां पे है, ठीक है. दिस phenomena happens during both these times since the sun gets positioned very far from the earth. दूर है सन 150 million kilometers something. Due to this, it requires a longer duration sunlight to reach the atmosphere of the earth. During this period of sunlight, the blue gets more scattered as compared to the red light, and more red light reaches more than our eyes as compared to the blue light. The image given below depicts. सुनो,
मैं थोड़ा यहाँ पे होके आपको बताता हूँ। जैसे मैं डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पे हो आप, सन यहाँ पे है, इसकी जो लाइट आ रही है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, अर्थ पे ये आप हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लू लाइट स्कैटर ज्यादा हो जाती है। डिस्टेंस डिस्टेंस यहां से एक्चुअली में क्या होता है कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे, सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन है वो नीचे की तरफ है, मतलब आपको डायरेक्ट, आप और वो एक डायरेक्ट लाइन में नहीं हो। पहली चीज ये ध्यान रखो। पहली चीज क्या ध्यान रखो कि आपके और सन के बीच में डिस्टेंस बहुत है उस टाइम पे। और दूसरी चीज, डिस्टेंस का रीजन क्या है, क्योंकि आप और वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो इस समय। तीसरी चीज क्या है कि जब वहां से सनलाइट जब आ रही है तो ब्लू लाइट स्कैटर हो जा रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी वो स्ट्रेट पाथ में नहीं है, तो उसकी वजह से स्कैटरिंग होके ब्लू नहीं दिख रहा। और आप तक, क्योंकि सन अभी उगा नहीं है और सन डूब गया है, तो आपको स्ट्रेट पाथ नहीं है। पर उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, क्योंकि रेड वेवलेंथ, रेड लाइट जो होती है वो कम स्कैटर हो रही है और आपकी आई तक पहुंच रही है, तो वो रेड कलर ही पहुंच पा रहा है, ब्लू कलर नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि वो स्कैटर आउट हो चुका है। क्यों? और वो स्कैटरिंग क्यों नहीं दिख रही है आपको? क्योंकि सन और आप एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो सनसेट और सनराइज के टाइम पे, वो थोड़ा नीचे है, मतलब आपकी जो स्ट्रेट लाइन ऑफ व्यू है उससे। तो इस वजह से आप तक जो पहुंच पा रहा है सन और अर्थ की कर्वेचर की वजह से, वो रेड लाइट ही पहुंच पा रही है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ लंबी होती है। इस पॉइंट में ये समझाया गया है। इसको लेके कोई डाउट? ठीक है। White clouds. The clouds present in the sky appear white to us as they are present near the surface of the earth, and they tend to have dust particles along with water molecules in a very big size. These dust particles and water molecules are bigger than the wavelength of the visible light wave. Due to the difference in size, the light coming from the sunlight gets scattered. Therefore, when we see a cloud, it appears white to us. ये क्लाउड्स हैं, सनलाइट इस पर पड़ रही है, इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो बिगर है, किससे? वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट वेव से। विजिबल लाइट वेव की जो वेवलेंथ है उससे बड़ा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है कि सनलाइट जो आ रही है वो स्कैटर हो जा रही है, मतलब इधर उधर उधर। तो इस वजह से, क्योंकि आपकी आई तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो वाइट, मतलब वो आपको वाइट अपियर हो रहे हैं, मतलब स्कैटर होके इधर की तरफ हो जा रही है, और आपको क्या सिर्फ वाइट कलर। कभी भी किसी भी कलर के ऑब्जेक्ट, ये स्क्रीन आपको ग्रीन क्यों दिख रही है? क्योंकि ये ग्रीन कलर को ऑब्जर्व, क्योंकि ये ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, बाकी स्कैटर आउट हो जाए, तो आपकी आई ग्रीन देख पा रही है। ये वाला फिनोमेना क्लाउड पे भी वर्क करता है। क्योंकि इसमें, हाँ वही मैं बताया ना, सारे कलर्स को स्कैटर आउट कर दे रहा है, सारे कलर स्कैटर आउट हो जाने, तो हमारी हमें को ये व्हाइट क्लाउड दिख रहा है। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। सेम रीजन, सिग्नल्स में रेड कलर को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है रेड कलर की। तो इसका डिस्टेंस क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसमिशन लाइन देखी है जिसके तार इस तरीके से जाते हैं, खेतों वगैरह में लगी होती है, और ये दूर से इस पे एक रेड कलर का डेंजर का साइन लिखा होता है जिसपे स्कल बना होता है, पर स्कल व्हाइट कलर का होता है, पर उसका बैकग्राउंड रेड कलर का क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपको वो दूर से दिख जाए कि मतलब ये डेंजरस जगह है, यहाँ पे नहीं जाना है। कहीं पे भी आपको रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, मतलब जहां पे जाना अलाउड नहीं होता आपको, तो वहां पे रेड कलर का साइन का क्या कि आप दूर से देख लो कि भाई यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, या फिर यहाँ पे आप जाओगे तो आपके लिए डेंजरस है। तो ये रेड कलर का यूज इसलिए होता है क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ होती है रेड कलर की, तो आपको ये दूर से दिख जाता है। वहीं पे ब्लू कलर हो गया या फिर कोई दूसरा कलर हो गया, तो वो आपको थोड़ा वहां पे वो बहुत पास जाने पे दिखेगा, जब तक हो सकता है आपके लिए बहुत देर हो गई हो। द वाइट कलर ऑफ द लाइट, दोपहर में सन की जो लाइट है वो वाइट क्यों दिखती है? क्योंकि वो ओवरहेड होता है सन। जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी कलर जो है वो वाइट दिखता है। मतलब डिस्पर्जन या फिर स्कैटरिंग, मतलब स्कैटरिंग बोलेंगे, स्कैटरिंग नहीं हो पा रही है। तो ये वाला है। थैंक यू। बहुत ही छोटा चैप्टर था, तो ये खत्म भी हो गया।
तो मैं आपको दो तीन चीजें इसमें क्लियर कर देता हूँ कि आप इसमें मेन किन चीजों पे ध्यान दो। पहली चीज, इस चीज पे ध्यान दो कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। इस प्रिज्म का जब डायग्राम बना रहे हो तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ भी लेना कि लाइन बाय लाइन की दिया क्या हुआ है। क्वेश्चंस फिर आपके कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादातर इससे बनेंगे, और जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन बनेंगे। कि जो चार या पांच मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं उसमें से जो रेड कलर है वो इंपॉर्टेंट है, और ब्लू कलर जो है स्काई का वो इंपॉर्टेंट है, और सिग्नल वाला, पांच में से ये तीन तो जरूर कर लेना। चौथी चीज और तीसरी चीज जो एक सबसे जरूरी है इसमें, जो स्पेक्ट्रम, वो जो दो मैंने टेबल आपको करवाए, इसमें दो टेबल दिखाए थे आपको। एक तो विजिबल लाइट वाला था, और एक था उसका गामा से लेके आपका रेडियो वेव्स तक के लिए। तो ये दो टेबल हैं, इनकी वैल्यूज को आप जितना मतलब वेवलेंथ वाली जो है उसको, अगर अगर आपको वैल्यूज नहीं भी याद हो रही है पर आपको एक ऑर्डर से लगानी आनी चाहिए, ठीक है। एक रेंज याद कर लो कि इतने से इतने तक है। टेबल अपना बनाइए, उसको क्या कहते हैं स्टिक कर लीजिए, उसको याद कर लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं नहीं चाह रहा कि आप कहीं पे भी अपना एक भी नंबर मिस करें। फिजिक्स में मैं बता रहा हूं, अगर आपने इजीली समझ लिया, आपके आराम से 70+ आएंगे 80 में से। मैं रिटर्न पेपर की बात करूं, 20 मार्क्स का मुझे नहीं पता आपकी टीचर्स ने आपको कितने दिए 20 में से, उससे मुझे मतलब नहीं है। पर अब मैं चाह रहा हूं कि आपके 80 में से 70+ आए। तो जो जो चीज मैं ये तीन बताइए इस टॉपिक में कर लेना। इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो प्लीज गलत मत करके आना। बहुत ही सिंपल हलवा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत सिंपल और हलवा टॉपिक है, साउंड। ये दोनों ऐसे टॉपिक है जिनसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, इजी टू अटेम्प्ट हैं। अगर आप इन दो टॉपिक को मतलब एक मतलब मान के चलिए 4 या 5 घंटे में आप ये दोनों टॉपिक खत्म कर लोगे अपने पढ़ के। तो प्लीज इस पे ध्यान दो। बाकी कोई डाउट रहे तो आप ग्रुप पे बता ही सकते हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर।